नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज गूगल सर्च करने पर आपको रूठने मनाने वाली राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम नेताओं के हित से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता नहीं देते। हम देश के आम लोगों और देश की रक्षा करने वाले जवानों के हित की खबरों को पहली प्राथमिकता देते हैं। और आज हम देश के उस इलाके का विश्लेषण करेंगे जो गूगल मैप्स पर भी दिखाई नहीं देता। आज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी का स्थापना दिवस है। 1962 में आज ही के दिन आईटीबीपी की स्थापना की गई थी। आईटीबीपी के जवान बहुत कठिन परिस्थितियों में देश की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के एक बड़े हिस्से की रक्षा करते हैं। इन जवानों के शौर्य को सलाम करने के लिए हमने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाने का फैसला किया। हम भारत और चीन के बॉर्डर पर आईटीबीपी की चूना पोस्ट पर गए, जिसे आप गूगल मैप्स पर भी ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन आप जी न्यूज पर इन जवानों के दिल की बात को जरूर सुन पाएंगे। यह बहुत मुश्किल सफर था और इसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि इस इलाके में, जो कि चीन का बॉर्डर है और चीन के बॉर्डर पर भारत की आखिरी सीमा है, यहां पर लगभग सियाचिन जैसी ही स्थिति है। आपको आज जानना चाहिए कि इस इलाके में कभी कोई मीडिया का रिपोर्टर पहुंचा क्यों नहीं, यह इलाका बाकी के भारत से बिल्कुल कटा हुआ कैसे है और क्यों यहां जिंदा रहना इतना मुश्किल है। इसके अलावा आज हम आपको अयोध्या भी लेकर चलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान राम के घर में राम राज्य जैसी स्थिति क्यों नहीं है। अयोध्या से जुड़ी सियासत की बात तो हर कोई करता है, लेकिन अयोध्या के विकास, वहां की समस्याओं और उनके समाधान की बात कोई नहीं करता। त्रेता युग में श्री राम अपने घर वापस आ गए थे और तब से दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई, लेकिन कलयुग में राजनीतिक पार्टियों और शातिर नेताओं ने श्री राम को फिर से राजनीतिक वनवास पर भेज दिया है। श्री राम का कलयुग वाला वनवास 14 वर्षों में खत्म नहीं हुआ। यह राजनीतिक वनवास लगातार जारी है और लोगों को भगवान राम के वापस आने का इंतजार है। श्री राम के नाम का इस्तेमाल तो खूब हो रहा है, लेकिन उनके घर अयोध्या को राम राज्य का सुख नहीं मिल रहा। इस विषय पर जी न्यूज की टीम ने बाकायदा अयोध्या जाकर वहां की गलियों में घूम घूम कर वहां के लोगों से बात करके ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यह हमारी स्पेशल सीरीज है जो अयोध्या से जुड़ी राजनीति और वहां के लोगों की समस्याओं पर आधारित है। तमाम नेता अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से राम जन्मभूमि के रूप में जानते हैं और बेहिसाब राजनीति करते हैं, लेकिन हम अयोध्या को विकास की कर्मभूमि के रूप में देखते हैं और हम इसी लेंस की मदद से एक बड़ा डीएनए टेस्ट आज करेंगे। अब से लेकर दिवाली तक हम आपको ये स्पेशल सीरीज दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कलयुग में भगवान राम के गृह नगर अयोध्या की दशा क्या हो गई है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर जारी विवाद सुलझा लिया गया है। पार्टी के सूत्रों ने जी न्यूज को बताया है कि एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच का झगड़ा खत्म करा दिया है। इसके पहले आज समाजवादी पार्टी में पूरे दिन रूठने मनाने का दौर जारी रहा। आज सुबह समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तीनों इकट्ठा हुए। मुलायम ने सबकी बात सुनी और दोनों नेताओं को अपने घर पर बुलाया। कहा जा रहा है कि यहीं पर मुलायम ने अखिलेश और शिवपाल के बीच सुलह करा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार 3 तलाक के मुद्दे पर बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है, मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले आज बुंदेलखंड के महोबा में पीएम मोदी ने महापरिवर्तन रैली की। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वो एसपी और बीएसपी के फंदे से बाहर आए। पीएम ने अपील की कि यूपी के लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए बीजेपी को वोट दें। पीएम ने कहा कि बाकी पार्टियां परिवार और कुर्सी के सपने देख रही हैं, सिर्फ बीजेपी यूपी की चिंता कर रही है। अब तक उत्तर प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश से लिए किया है, मैं अकेला
उन सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। मुझे ऐसी सरकार दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। यूपी के वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के पराक्रम को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि 29 सितंबर को सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही काशी के लोगों ने छोटी दिवाली मना ली थी। हम काशी वालों ने छोटी दिवाली मना ली। उनतीस सितंबर को जब देश की सेना ने पराक्रम किया तो पूरा काशी झूम उठा था। पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों को मोदी ऐप के जरिए सेना के जवानों को सर्जिकल स्ट्राइक की बधाई देने का तरीका भी बताया। आप अपने मोबाइल से 1922 1922 इस नंबर पर मिस कॉल करना। वहां आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज से आप नरेंद्र मोदी ऐप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सेना के जवानों को संदेश भेजने के लिए एक जगह है। उससे आप संदेश भेजेंगे, देश के सुरक्षा बलों को आपका संदेश पहुंचेगा। वाराणसी में पीएम मोदी ने 65,000 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इसमें सबसे बड़ी गेल की ऊर्जा गंगा सिटी गैस पाइपलाइन योजना है। इसके साथ पीएम ने डाक विभाग के नए रीजनल ऑफिस और बनारस का डाक टिकट भी जारी किया। पीएम पद की शपथ लेने के बाद मोदी 8वीं बार वाराणसी पहुंचे। आज जम्मू कश्मीर के आरसपुरा से लेकर अखनूर सेक्टर तक 25 से ज्यादा बीएसएफ चौकियों को सीमा पार से गोलीबारी करके निशाना बनाया गया। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम पाकिस्तान की इस एक्शन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद रिहायशी इलाकों पर भी पाकिस्तान की तरफ से बीती रात गोले बरसाए गए, जिससे आरसपुरा में एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। 9 लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। मैं और मेरी बेटी सोए हुए थे तो उसको भूख लगी तो मैं उसको दूध देने के लिए बाहर गई हूँ। जैसे ही मैं बाहर गई हूँ तो मतलब कि मुझे पता नहीं चला क्या हो गया यहाँ पे। तो मेरी सरकार के यही गुजारिश है कि हमें कहीं पीछे सुरक्षित रहने के लिए, बच्चे रखने के लिए 4-4, 5-5 मरले जो है जगह मिलनी चाहिए। जम्मू में सीमा पर मौजूद बाकी गांव में सीज फायर तोड़ने के बाद 50 मवेशी मारे गए हैं और 130 घायल हुए हैं। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक पाकिस्तान 40 बार से ज्यादा युद्ध विराम तोड़ चुका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान खत्म कर दिया है। कुपवाड़ा के लोलाब में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आज सुबह एक आतंकवादी को मार गिराया था। आज जम्मू में बीएसएफ के जवान सुशील कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को आरएसपुरा सेक्टर के सांगवाल पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में सुशील शहीद हुए थे। मैं अपनी ओर से, बीएसएफ की ओर से और पूरे देश की ओर से उनकी बहादुरी के लिए उनकी तारीफ करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सुशील कुमार हरियाणा में कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। 12 बजे मैं क्या ड्यूटी खत्म होगी, मैं फिर फोन लगा के फिर बात कर लूंगा। तो गोलियां चल रही थी, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी अच्छी तरह से। मैं क्या मैं एक बार फिर बात करने थी, मेरे को नींद। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 22 अक्टूबर को घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के दौरान शहीद हुए गुरनाम को आज अंतिम विदाई दी गई। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अठाना गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद गुरनाम का अंतिम संस्कार किया गया। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की खुलेआम बयानबाजी पाकिस्तानी लोकतंत्र की खासियत है। Individuals do have views, and that reflects the strength of our democracy, that people they do raise questions and express their views. So I do not find anything out of the ordinary here.
पाक उच्चायुक्त ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। मुंबई के हाजी अली दरगाह में 4 हफ्ते में महिलाओं की एंट्री शुरू हो जाएगी। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वो हाई कोर्ट के आदेश को 2 हफ्ते में लागू कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया। ट्रस्ट के मुताबिक वो दरगाह में महिलाओं की एंट्री के लिए अलग रास्ता बना रहे हैं। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को अपने फैसले में महिलाओं को हाजी अली दरगाह में मजार तक जाने की इजाजत दी थी। आज भारत की सभी महिलाओं के लिए, खास करके मुस्लिम महिला जिन्होंने इस जंग को लड़ा था, मगर सभी महिला की बहुत बड़ी जीत हुई और भारत की सेकुलर डेमोक्रेसी और हमारे संविधान की जीत हुई। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा की अरुणाचल यात्रा को लेकर चीन की आपत्ति को भारत ने खारिज कर दिया है। आज भारत ने कहा कि रिचर्ड वर्मा के अरुणाचल प्रदेश जाने में कुछ भी नया नहीं है। फेस्टिवल अटेंड करने गया, वो कोई राजनीतिक वहाँ मुद्दा लेकर के नहीं गए। 22 अक्टूबर को रिचर्ड वर्मा अरुणाचल सरकार के निमंत्रण पर तवांग फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे भारत और चीन के सीमा विवाद में अमेरिकी दखल बताया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती देते हुए लिखा है कि हिम्मत दिखाइए और बहस कीजिए, जगह, वक्त और प्लेटफॉर्म खुद तय कीजिए। इस पर केजरीवाल ने जवाब दिया, सर मैं किसी के पीछे नहीं छिप रहा, मैं राहुल जी और सोनिया जी के साथ बहस के लिए कभी भी तैयार हूँ। हमारी पंजाब टीम आपके साथ बहस करेगी। अमरिंदर सिंह ने इस पर पलटवार किया कि जितने लोगों पर आपने चुनाव से पहले आरोप लगाए, उनमें से कितने जेल में हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह आज एक उग्रवादी हमले में बाल बाल बचे। जैसे ही सीएम इबोबी सिंह हेलीकॉप्टर से उतरकर अधिकारियों से मिल रहे थे, तभी एक संदिग्ध उग्रवादी ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीएम के हेलीकॉप्टर ने हमले के तुरंत बाद वहां से उड़ान भर ली थी। उग्रवादी हमले में मणिपुर राइफल्स का एक जवान जख्मी हो गया है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ओडिशा के मलकानगिरी में मुठभेड़ के दौरान कम से कम 24 नक्सलियों को मार गिराया गया। मारे गए कुछ नक्सलियों पर इनाम भी रखा गया था। जो नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। मुठभेड़ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर पर हुई। आंध्र और ओडिशा पुलिस की साझा टीम ने इसे अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान आंध्र पुलिस के एक कमांडो भी शहीद हो गए, जबकि एक जवान घायल है। मुठभेड़ के बाद पुलिस को AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। देश के जाने माने बिजनेस ग्रुप में से एक टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया गया है। मिस्त्री की जगह रतन टाटा को 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। आज हुई टाटा सन्स की बोर्ड की बैठक में साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला किया। बोर्ड ने नए चेयरमैन की तलाश के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी में रतन टाटा के अलावा वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्र, रोनिन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य शामिल हैं। साइरस मिस्त्री ने दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला था। दिल्ली में आज शाम कई इलाकों में जाम लग गया। जाम का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी दिल्ली में देखा गया, जहां साउथ एक्सटेंशन और अरबिंदो मार्ग पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। दिवाली के लिए खरीदारी करने निकले लोगों की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले ज्यादा रहा। दिवाली तक ट्रैफिक जाम की यही स्थिति बनी रह सकती है। यूरोप के देश माल्टा में उड़ान भरते समय एक छोटा विमान क्रैश हो गया। माल्टा एयरपोर्ट पर हुए क्रैश में विमान में सवार फ्रांस के 5 लोग मारे गए हैं। रनवे के पास हुई दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। एक्सीडेंट के बाद एयरपोर्ट बंद करके जांच शुरू कर दी गई है। विमान में सवार सभी लोग यूरोपियन यूनियन बॉर्डर एजेंसी फ्रंटेक्स के अधिकारी थे। अधिकारियों के मुताबिक ये माल्टा में शांतिकाल में हुई सबसे बड़ी दुर्घटना है। आज डीएनए में खबरों की शुरुआत किस खबर से की जाए, इसका चयन करते वक्त हमने काफी मंथन किया। आज देश और दुनिया से कई ऐसी खबरें आईं जो विश्लेषण की मांग करती हैं, लेकिन हमारे लिए देश के वीर जवानों से जुड़ी खबर सबसे बड़ी खबर होती है। आज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP का स्थापना दिवस है। 1962 में आज ही के दिन ITBP की स्थापना की गई थी। इसलिए आज हमने देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर उस इलाके से जुड़ी खबर को प्राथमिकता दी है जिसके बारे में गूगल मैप्स को भी जानकारी नहीं है। ये देश का वो हिस्सा है जहां मौजूद चूना पोस्ट पर ITBP के जवान
बेरहम मौसम की मार झेलते हैं और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना भी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती हैं। जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर हमेशा लगी रहती है, ठीक उसी तरह अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद का केंद्र है। मैं और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भारत और चीन के बॉर्डर पर मौजूद चूना पोस्ट पर पहुंचे, जिसकी रक्षा आईटीबीपी के जवान करते हैं। हम चाहते थे कि दीपावली के पावन पर्व से पहले पूरे देश तक करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों के दिल की बात जरूर पहुंचे और हमने आप सब की तरफ से भी उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी। और इसके लिए आज के दिन से बेहतर दिन कोई और नहीं हो सकता था, क्योंकि आज ही आईटीबीपी का स्थापना दिवस है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएं, मैं आपको आईटीबीपी से जुड़ी कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। हिमवीर के नाम से मशहूर आईटीबीपी के जवान लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा की रखवाली करते हैं। भारत और चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवान 9,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात हैं। आईटीबीपी एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है, जिसके ज्यादातर ऑफिसर्स और जवान पहाड़ी इलाकों के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी आईटीबीपी के जवानों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 1971 के युद्ध में आईटीबीपी की 2 बटालियंस स्पेशल मिशन पर थी। तब उन्होंने घुसपैठियों के ठिकानों को ढूंढकर तबाह किया था। हिमालय की गोद में बसे इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बचाव कार्य के लिए सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों को ही बुलाया जाता है, यानी वो ऐसी स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी आईटीबीपी के जवान सबसे आगे हैं। आईटीबीपी के जवान पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए अंगोला, नामीबिया, कंबोडिया और बोस्निया जैसे देशों में भी तैनात किए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के चूना पोस्ट दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह दूरी इतनी भी बड़ी नहीं है कि वहां तैनात जवानों की जिंदगी में झांकने की कोशिश न की जा सके। हमें उम्मीद है कि तवांग में आईटीबीपी के जवानों के मन की बात सुनकर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये डीएनए टेस्ट देश में उन लोगों की मानसिकता पर भी प्रहार करेगा जिन्हें दिल्ली से आगे किसी का दर्द दिखाई नहीं देता और जो सेना और सैनिकों की मंशा पर हमेशा शक करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि चूना पोस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर किसी आम व्यक्ति के लिए पहुंचना असंभव है। उसका पहला कारण यह है कि वहां तक सड़कें नहीं हैं जाने के लिए, और दूसरा कारण यह है वहां की डिफिकल्ट टेरेन, यानी जो आसपास का पूरा इलाका है वो इतना मुश्किल है कि वहां पहुंचना लगभग असंभव है। और दूसरी बात यह कि वहां का मौसम शायद आपको वहां जिंदा नहीं रहने देगा। लेकिन हम इस रविवार को यानी कल वहां पर पहुंचे और वहां पर हमने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग देखते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जी न्यूज़ की जय! जी न्यूज़ की जय! देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर मौजूद तवांग देश का वो इलाका है जिसकी खूबसूरती हर हिंदुस्तानी के सिर का ताज है। हालांकि तवांग की इस खूबसूरती से देश के दुश्मनों को जलन भी महसूस होती होगी। चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर तवांग शहर में आमतौर पर बौद्ध मठ के मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं। लेकिन 54 वर्ष पहले 1962 में एक सुबह अचानक ये घाटी
गोलियों की आवाजों से गूंज उठी थी। तब चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा पार करके भारत पर हमला बोल दिया था। 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई लड़ाई 1 महीने तक चली थी। इसके बाद चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और अपनी सेना को भी वापस बुला लिया। लेकिन तब तक चीन की सेना इस इलाके तक घुस चुकी थी और यहाँ बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर लिया था। 1962 के घाव अब भर चुके हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान आज भी दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इस दौरान उनका सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस बेरहम मौसम से भी होता है जो हर पल उनकी जान के पीछे पड़ा रहता है। और ये बात हमें तब महसूस हुई जब हम खुद वहां पर पहुंचे। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम तवांग में आईटीबीपी की उस चूना पोस्ट पर जाएंगे, जिस जगह के बारे में ये बात मशहूर है कि ये गूगल मैप्स पर ढूंढने से भी नहीं मिलती। हम इस वक्त तवांग में हैं और यहाँ से हम भारत चीन सीमा पर स्थित आईटीबीपी के चूना पोस्ट पर जा रहे हैं। इस पोस्ट पर जाने का जरिया सिर्फ ये मी-17 हेलीकॉप्टर है, क्योंकि सड़क के रास्ते हमें वहाँ तक जाने में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। ये वो जगह है जहां आज तक देश के मीडिया का कोई डिजाइनर पत्रकार नहीं पहुंचा, क्योंकि ये जगह सुविधाजनक नहीं है। यहां पहुंचना बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है और यहाँ देशभक्ति की हवाएं काफी तेज गति से चलती हैं। हमें लगा कि आपको इस दुर्गम इलाके तक लेकर जाना जरूरी है, ताकि आप भी समझ सकें कि जिस वक्त आप दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, उस वक्त देश का एक जवान कैसे इस दुर्गम इलाके में हर रोज मौत को शिकस्त दे रहा है। इस वक्त हम तवांग से चूना पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम एक मी-17 हेलीकॉप्टर में हैं। ये मी-17 का V5 लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है और तवांग और चूना पोस्ट ये वो जगहें हैं। आपको याद होगा 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो तवांग पर कब्जा जमा लिया था और चूना पोस्ट इस इलाके में आईटीबीपी द्वारा गार्डेड सबसे आखिरी पोस्ट है और उसके बाद चीन का बॉर्डर वहां से शुरू हो जाता है। आपने सियाचिन की कहानियां बहुत सुनी होंगी। कुछ दिन पहले मैं सियाचिन गया था, लेकिन सियाचिन जैसे ही हमारे और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मीडिया की लाइमलाइट में नहीं आते। वो उतने ही मुश्किल हैं, उतने ही दुर्गम हैं। वहाँ जिंदा रहना उतना ही मुश्किल है जितना सियाचिन में है। जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर इस वक्त हम जा रहे हैं, चूना पोस्ट, वो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और जब हम लैंड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे सियाचिन में होते हैं। लेकिन शायद आज आप पहली बार देखेंगे कि जब आप पूर्वी दिशा में जाते हैं भारत के और वहाँ पर चीनी बॉर्डर पर भारत की आखिरी पोस्ट कैसी दिखती है, वहाँ पर जो हमारे जवान हैं उनका जीवन कैसा है। और ख़ास तौर पर हम भारत की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि वो एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है, यानी इसी रेंज में अगर उस तरफ चले जाएं तो सियाचिन है, और जब आप पूर्व की तरफ आते हो तो चीन से घिरा हुआ है। और चीन से घिरा हुआ जो ये रीजन है आज हम आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी देर के बाद। जैसा मैं आपको बता रहा था, चूना पोस्ट जो आखिरी पोस्ट है भारत की और उसके बाद वहाँ पर चीन शुरू हो जाएगा। 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में ये जगह खतरनाक भी है, बहुत संवेदनशील भी है, इसलिए ऐसी जगहों के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आज हम आपको अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे। डीएनए में कुछ समय पहले हम आपको सियाचिन लेकर गए थे। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां तैनात जवान हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी साल के 365 दिनों तक सीना तान कर खड़े रहते हैं। तवांग के चूना पोस्ट के हालात भी कम मुश्किल नहीं है।
इन इलाकों में भी साल के 5 से 6 महीने तक जमकर बर्फबारी होती है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर के लिए भी यहाँ पर उड़ना आसान नहीं है और इस टेरेन को सबसे मुश्किल टेरेन कहा जाता है अगर हम फ्लाइंग की बात करें। मी-17 हेलीकॉप्टर से सफर करके जब हम चूना पोस्ट पहुंचे तो हमारी सांसों ने भी साथ देना छोड़ दिया। आप भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आए जहां की हाइट करीब 15,000 फीट हो, जहां आसपास जंगल हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, जिंदा रहना मुश्किल हो और वहां आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है ये तस्वीर देखकर इस देश में जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे अभी, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये चूना पोस्ट है जो भारत की आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट है चाइना बॉर्डर पर, और जिस वक्त अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो चीन शुरू हो जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ की जो इस वक्त हाइट है वो है करीब 15,000 फीट, लेकिन हमारे जवान यहाँ पर 16-17,000 फीट के आसपास की जो पोस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी तैनात हैं। ये जगह हमें ऐसा लगता है कि किसी जैसे लोग 4 धाम जाते हैं, यहाँ आना 4 धाम आने से कम नहीं है। और आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस फॉरवर्ड पोस्ट पर ITBP के जवान यहाँ पर तैनात हैं, क्या उनका जीवन है, कैसे रहते हैं। आपको अक्सर जवानों के बीच आने का मौका नहीं मिलता होगा और आपको ये भी नहीं पता चलता होगा कि जवानों का जीवन क्या होता है। अक्सर हम सिर्फ सियाचिन की बात करते हैं क्योंकि सियाचिन में भारत ने बहुत ताकत झोंक कर रखी है, लेकिन ये जगह भी सियाचिन से कम नहीं है। हालांकि जो हाइट है वो सियाचिन से थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर रहना उतना ही मुश्किल है। ये जगह उतनी ही दुर्गम है और ये वो जगह है जहाँ पर 1962 में चीन ने हमला बोला था। हम तवांग से यहाँ पर आए हैं फ्लाई करके इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और तवांग भी वही जगह है जहाँ 1962 में चीन ने हमला करके चीन की फ़ौज तवांग तक घुस आई थी, जब तवांग पर कब्ज़ा कर लिया था। इसलिए ये जो पोस्ट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील पोस्ट है। जब हम सियाचिन की बात करते हैं वहाँ पर हमें सबसे बड़ा ख़तरा होता है पाकिस्तान से, लेकिन जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं चूना पोस्ट की, यहाँ पर सबसे बड़ा ख़तरा होता है चीन से। और क्योंकि आजकल सब तरफ चीन की बात चल रही है, चीन के और भारत के संबंध शायद उतने बेहतर नहीं हैं जितने के होने चाहिए। इसलिए इस तरह की जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देश के लिए अपनी ताकत लगाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ के जवानों से तो मिल ही सकें, उनका हौसला भी बढ़ा सकें, लेकिन साथ ही आपको भी ये बता सकें कि अलग अलग फॉरवर्ड पोस्ट पर, हमारे बॉर्डर्स पर हमारे जवान कैसे आप सबकी रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं। इस पोस्ट के ठीक सामने चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं, जहाँ हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसकी नज़र यहाँ आने वाले हर व्यक्ति और हर गतिविधि पर रहती है। हालांकि जब हम इस पोस्ट पर तैनात जवानों से मिले तो हमें एहसास हो गया कि देश की सरहद सुरक्षित हाथों में है, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ये जवान भी आप ही की तरह जी न्यूज़ देखते हैं और जी न्यूज़ की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बड़े फैन हैं। जब हमने उनसे बात करनी चाही तो उनके दिल की बात उनकी जुबान पर आ गई। तो जैसा आप जानते हैं इस वक्त हम चूना पोस्ट पर हैं और चूना पोस्ट को गार्ड करती है ITBP, और ITBP के DIG अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ जीवन कैसा है। अशोक जी, सियाचिन की बात तो हम बहुत करते हैं, सारे देश का ध्यान, मीडिया का ध्यान भी सियाचिन पर रहता है। मैं भी कुछ महीने पहले गया था वहाँ, लेकिन ये जगह भी सियाचिन से कम डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका टेरेन मुझे लगता है और भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ से बेटर है। तो यहाँ की मुश्किलों के बारे में बताइए और ये चूना के इस पोस्ट के महत्व के बारे में हमें बताइए।
सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने दिल्ली से यहां आने की हिम्मत की और आकर के हमारे जवानों के बीच में अपनी उपस्थिति से हमारा हौसला बुलंद किया। चूना एक ऐसा जगह है जहां से हम हमेशा एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जब आप हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जवान को हमेशा पैदल आना पड़ता है, जंग से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है और आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है और अपना सेल्फ अरेंजमेंट करके वो लोग आते हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यहाँ जितने भी संसाधन रसद यहाँ आता है वो सारे रसद हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। कुछ रसद तो हमें एयर ड्रॉप करके प्राप्त किए जाते हैं और कुछ जैसे आपने देखा कि हेलीकॉप्टर लैंड किया है तो जो लाइट वेट के सामान होते हैं वो लैंड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। जब हम एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं तो उसमें काफ़ी सामान डैमेज भी होता है जिसकी भरपाई हमें अपने लेवल पे करनी पड़ती है। इस जगह का महत्व सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर हम इस साइड की अगर बात करें तो इधर हमारा लुंगर पोस्ट है और राइट हैंड साइड में इस एरिया का सबसे रिमोट विलेज मागो है जहाँ पे विलेजर्स रहते हैं यहाँ पे। और एक इस साल हम लोगों ने एक नई पोस्ट खोली है टी सेला। जब मागो से आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ टी सेला है, वो सीजनल पोस्ट है। अभी हम लोग वहाँ से विड्रॉ हो चुके हैं। जहाँ तक सियाचिन और इस एरिया के कंपेरिजन की बात है, कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। हर तरह के सुविधाओं को ध्यान में अगर रखा जाए तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस टेरेन में जिंदा रहना यहाँ इस मौसम में वो कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इतने क्लोथिंग लिए हुए हैं हम लोग और यहाँ पे वेजिटेशन होने के बावजूद भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है। यहाँ जवान को आने के लिए कम से कम 15 दिन तक 9000 के लेवल पे एक्लिमेटाइज करना पड़ता है, तब जाकर एक जवान यहाँ पे आता है। अगर वो बिना एक्लिमेटाइजेशन अगर यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ 1 दिन 2 दिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम जैसे लोगों के लिए जो सिविलियंस हैं यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है, इसीलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। नहीं ठीक है। तो यहाँ हम तो आपके लिए पूरे देश के लोगों का संदेश लेकर आए हैं कि सब लोग आपको बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं और सब लोग जानते हैं कि आप देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जय हिंद की गूंज हो जाए देश के लिए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की आईटीबीपी की आईटीबीपी की आईटीबीपी की जय 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 जी न्यूज की जी न्यूज की जी न्यूज की। तो आपने इतना जोश इतनी ऊंचाई पर शायद कभी देखा नहीं होगा और मुझे लगता है कि जो आपने जय जयकार यहाँ पर सुनी है भारत की, वो आपके कानों में एक संगीत की तरह गूंज रहा होगा। करीब 14 से 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पोस्ट पर रात में तापमान -10 डिग्री तक चला जाता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये इलाका देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ पर पहुँचना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन सरहद की हिफाजत में जुटे इन जवानों को ना तो दुश्मनों की परवाह है और ना ही बेरहम मौसम की। चूना पोस्ट पर हमें सिर्फ 20 मिनट रुकने की इजाजत थी और इन्हीं 20 मिनटों में हमें इन जवानों के चेहरे की मुस्कान और इनके शौर्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था ताकि पूरे देश तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। तिरंगे के नीचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, मैं और किरण जी, और यहाँ हम उनसे पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर का इंजन आपको नज़र आ रहा है, जिससे आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि हेलीकॉप्टर अपना इंजन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर ने इंजन बंद किया तो उसके बाद इतनी ठंड में दोबारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आवाज़ आपको झेलनी पड़ेगी। किरण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप इतने दुर्गम स्थानों पर हम लगातार यहाँ पर जा रहे हैं। सियाचिन की तरफ सरकार का पूरा फोकस रहता है, लेकिन जब हम ईस्ट में इस तरफ आते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट आर योर ओन ऑब्जर्वेशंस हियर? देखिए, यहाँ दिक्कतें सबसे पहले ये है कि कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, रोड नहीं है।
यहाँ पे उन्होंने इंटरनल एक रोड बना के रखा है जो इमरजेंसी में आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है क्योंकि ये 14,000 फीट है। यहाँ से हमारा आईटीबीपी और आर्मी के जो लोग पेट्रोलिंग जाता है वो करीब 15,000-16,000 फीट से आगे चला जाता है, तो वो बहुत दिक्कतें होते हैं। तो इस वक्त हम लोग ये 14,000 फीट है, यहाँ पे हेलीपैड है और इसमें अभी मैंने जवानों से बातचीत किया, काफ़ी दिक्कतें हैं। कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं वो और भी उनको पहुंचाने के लिए मैं तुरंत और जा कर के गृह मंत्रालय में बात करके फिर से अपने अधिकारियों को ठीक ठाक करके यहाँ मैं काम करूँगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं, जोश बहुत ज़्यादा है। हमारा सिपाही, हमारे जितने भी फौजी है आईटीबीपी के और हमारे यहाँ के आर्मी के, जोश बहुत है। हमारे यहाँ के ऑफिसर्स भी बहुत ही अच्छे मूड में है, बहुत ही हाई स्पिरिटेड है। किरण जी, सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से, क्योंकि पीछे ही चीन है, उस हिसाब से कितना इम्पोर्टेंस है इस जगह का? ये बहुत ही क्रूशियल जगह है क्योंकि 1962 में भी यहाँ पे लड़ाई हुआ था। ये जब इलाका है ये पूरा बैटल फील्ड था, यहाँ में युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम प्राथमिकता दे करके काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत तो है ही, लेकिन फिटनेस की भी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ आने के लिए जो भी मंत्री आए, पॉलिटिशियंस आए या जर्नलिस्ट आए, जवान तो फिट होते ही हैं, उनके लिए फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। और हमारे साथ वन ऑफ द फिटेस्ट मिनिस्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आपकी फिटनेस यहाँ काम आई आपको? हाँ बहुत। मैं तो कहीं भी पहुँच जाता हूँ, सिपाहियों के साथ, हमारे फौजों के साथ मैं रहता हूँ। बहुत फिटनेस ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ समय समय पे। बॉडी सही रहेगा तो काम करने में भी सामान्य रूप से अच्छा रहता है। थैंक यू किरण जी, थैंक यू। हर पल बदलते मौसम की वजह से मी-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान न भर पाने का भी खतरा था, और अगर ऐसा होता तो फिर वहां से वापसी लगभग असंभव थी। इसलिए हमने आईटीबीपी और सेना के जवानों से विदा ली और अपनी मंजिल की तरफ वापस चल पड़े, इस सोच के साथ कि जब पूरा देश दिवाली के दिए जला रहा होगा, उस वक्त भी ये जवान अपने परिवारों से दूर, अपने घरों से दूर, मौसम और दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ही मोर्चा संभाल रहे होंगे। आप सब अपने अपने परिवारों के साथ इस वक्त दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे और दिवाली वाले वीकेंड का प्लान बना रहे होंगे। आपको उसका इंतजार होगा, लेकिन जरा अब उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके पति, बेटे, भाई या पिता चूना पोस्ट जैसी दुर्गम जगहों पर तैनात हैं और वो सारी पारिवारिक खुशियों से दूर रहकर आपकी और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर भी ये जवान दुर्गम स्थानों पर अपनी अपनी पोस्ट्स पर ऐसे ही तैनात होंगे और बहुत मुश्किल हालात में तमाम खतरों के बीच देश की रक्षा और आपकी रक्षा करेंगे। आप चाहें तो आज इन्हें सलाम कर सकते हैं और इन्हें दिवाली की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं।